my name is Ashna and you're watching Officer Prepares YouTube channel. Today we will start with a new topic that is Political Science की जो आपकी क्लास 11th की NCERT है उसका पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपका जिस हिसाब से बुक में दिया गया है वो काफ़ी कम लिखा गया है उसमें, बट आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ में उसके टॉपिक्स के साथ में लिंकेज, प्रॉपर लिंकेज के साथ में आई विल बी टीचिंग यू दिस टॉपिक टुडे, इस तरीके से कि आपको समझ में आए इसका बेसिक्स और आप जो है आंसर्स में आगे जब इसको डिटेल में पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस को, तो आंसर में कैसे आप इस डेटा को इनकलकेट कर सकते हो, कैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेप्थ में पढ़नी होती हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी है। सिर्फ एनसीईआरटी से जिसमें काम नहीं चलेगा, वी नीड टू वर्क इन डेप्थ ऑन दीज टॉपिक्स, वो मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आज की क्लास में दूंगी। तो शुरू करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी की हमारा पहला चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी। सो फर्स्ट चैप्टर इज नेम्ड एज पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन आज ये आपका बेस बनाएगा जो आज हम डिस्कस करेंगे, एंड इसमें हम कुछ ऐसे थिंकर्स पढ़ेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल शुरुआत में आपको पढ़ने पड़ते हैं। देखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से मैंने आपको बताया है स्ट्रैटेजी में कि आइडियली हमें वहाँ से शुरू करना चाहिए, बट देन क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा लिंक करके आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसको पढ़ना है। सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी आखिर है क्या? पॉलिटिकल थ्योरी इस चीज़ से डील करती है कि हमारी जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रहते हैं, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए ताकि सभी खुश रह सके, ताकि जस्टिस प्रिवेल कर सके। ये चीज़ फोकस करती है पॉलिटिकल साइंस। देन हमें गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत है, इस क्वेश्चन को आंसर करती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल थ्योरी से हमें ये पता चलेगा व्हाई वी नीड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेबिलिटी लेकर के आएगी, किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी सिटीजन्स को। इस तरीके के बहुत सारे आंसर्स जो हैं हमें यहाँ से मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं इसमें एक नरेटिव नहीं है। यानी कि जैसे आप साइंस पढ़ते हो आज तक, तो साइंस में आपका यही था कि आप हमेशा फाइनलिटी ढूंढते थे कि ये साइंस में लिख दिया है मतलब ये हमेशा के लिए सच हो गया। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। वॉट एवर वी स्टडी आर द नरेटिव्स ओनली, यानी हम जो भी पढ़ते हैं वो पूरी तरीके से सच नहीं है, वो सच का एक पहलू हो सकता है, सच का दूसरा पहलू उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है। तो यानी कि आप हर बार सही नहीं हो सकते, आप हर बार गलत नहीं हो सकते। कहने का मतलब यही है कि हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चल रहा है तो उसको लगता है कि वो सही है, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। तो मतलब हर कोई पूरी तरीके से सही नहीं है, एंड एट द सेम टाइम हर कोई पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर डिफरेंट नरेटिव्स हैं, यानी कि कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती। पॉलिटिकल साइंस हमें ये सिखाती है। इसीलिए जब हम पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ते हैं तब हम समझते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, ठीक है। व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, व्हाट इज़ रॉन्ग। किसी के लिए कुछ और चीज़ सही होगी, किसी और के लिए कुछ और चीज़ सही होगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए रोज़ के लिए, और आपको लगता है कि नहीं, हम तो है पूरे मोड में पढ़ाई करेंगे 10-12 घंटे, ठीक है, और 12-15 घंटे भी पढ़ाई कर ली हमने, तो उसके बाद जो है हम फिर बीच में 1-2 दिन का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। अपना अपना सबका नैरेटिव है, जिसके लिए जो काम करता है वो काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में यही हम डिस्कस करने वाले हैं, किसने क्या कहा, क्यों कहा, और उसको किसने उसकी आलोचना की, किसने उसको क्रिटिसाइज किया, इसी चीज़ों पे बात होती है। साथ ही साथ इस क्वेश्चंस में भी हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब सिंपल सा आंसर अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एट प्रेजेंट आप बोलेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी होती है, कम्युनिस्ट स्टेट होता है, डेमोक्रेटिक स्टेट होता है, सोशलिस्ट स्टेट होता है, फासिस्ट स्टेट होता है।
आइडियलिस्ट स्टेट होता है। ये अलग अलग जो मैं फॉर्म्स आपको बता रही हूँ, गवर्नमेंट की स्पेशली अगर फॉर्म्स बताएं तो हम आगे पढ़ेंगे एक थिंकर जिनका नाम है एरिस्टोटल। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये कहा था कि 6 टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं। ये 6 टाइप कौन सी हैं? अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनके अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, मैं बता रही हूँ। हम जो भी पढ़ेंगे इनके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो एवरी टाइम यू हैव टू से कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल या अकॉर्डिंग टू प्लेटो या अकॉर्डिंग टू अ डिफरेंट थिंकर, कि उनके अकॉर्डिंग उनकी क्या परसेप्शन है। हमेशा यही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है। सो देयर इज पॉलिटी, देन इसके अलावा ये बात करते हैं, देन एक डेमोक्रेसी भी है, देन मोनार्की। 3 तो ये हो गई, एंड इसके अलावा 3 और की बात करते हैं ये। सो देयर इज आफ्टर मोनार्की देयर इज एरिस्टोक्रेसी, देन ओलिगार्की, एंड वन मोर इज टायरनी। यहाँ ऊपर में लिख देती हूँ टायरनी। तो ये 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं एरिस्टोटल। अब डेमोक्रेसी और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है, मोनार्की और टायरनी में क्या डिफरेंस है, एज वेल एज एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की में क्या डिफरेंस है, ये सभी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको अलग से एक लेक्चर बहुत ही डेप्थ में पॉलिटिकल साइंस के यूपीएससी लेवल का जो डेप्थ होगी एरिस्टोटल की, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आने वाले लेक्चर्स में, इसी सीरीज में। देखिए, ये तो आपका हो गई, जो सीरीज भी मैं पढ़ा रही हूँ वो है पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी। साथ ही में पॉलिटिकल साइंस की अलग से एक सीरीज है जिसमें हम प्लेटो और एरिस्टोटल को यूपीएससी लेवल से इन डेप्थ कवर करने वाले हैं, एक एक टॉपिक को। तो वो चीज़ वहाँ पर कवर की जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज, हमको पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी से ये भी पता चलता है कि क्या जो लॉ होते हैं वो हमारी फ्रीडम को लिमिट करते हैं कि नहीं। यानी कि सरकार अगर कोई लॉ बनाती है, कोई नया रूल बनाती है, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कोई नया रूल या लॉ बनाया, तो क्या उसकी वजह से हमारी फ्रीडम कम होती है कि नहीं? होती है। आप खुद सोचिए, अगर अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, राइट, तो सरकार ने अगर सपोज कि एक लॉ बनाया है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अभी आपको पता है कि आप मास्क पहने बिना बाहर नहीं जा सकते, राइट, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी सेफ्टी के लिए ही है और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी है, और इसी वजह से लॉ, जो रूल जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो है कि अगर आप मास्क बाहर पहन के नहीं निकलते हो तो आपको 500 या फिर आई थिंक इट इज़ 5000 इतने का जुर्माना आपको लग सकता है, यानी आपको इतना फाइन पे करना पड़ेगा। तो क्या आपकी फ्रीडम इससे लिमिट हुई? आपकी फ्रीडम कम हुई, क्योंकि पहले आप जो है बिना मास्क के भी निकल सकते थे, लेकिन अब आपकी फ्रीडम यहाँ पर कम हो चुकी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी आंसर करता है वो है, व्हाट डज द स्टेट ओ इट्स सिटीजन्स, यानी अपने सिटीजन के प्रति स्टेट क्या बेसिकली ओ करता है। विल ऑल्सो आंसर दैट, विल अंडरस्टैंड दैट इन दिस सीरीज। नेक्स्ट इज, व्हाट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन्स, यानी आप भी एक सिटीजन हो, मैं भी एक सिटीजन हूँ, तो हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आंसर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में राइट्स दिए गए हैं, हम सभी के पास में, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट। फंडामेंटल राइट्स बहुत एसेंशियल होते हैं आपके फ्रीडम के लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स होंगे तभी आप अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। ये मानते हैं कि नहीं आप लोग, कि फंडामेंटल राइट्स होंगे तभी आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे, अदरवाइज कोई लिमिटेशंस होंगी, आपको कुछ हक नहीं दिए जाएंगे, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी पूरी उभर के ना आए। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हम ये तो मानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट अबाउट द ड्यूटीज़। सपोज फंडामेंटल राइट्स के चलते आपको भी एक राइट दिया गया है कि आप you have the freedom of speech and expression, at the same time मेरे पास भी वो राइट है। अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपना यूज़ कर रही हूँ
तो आप खुद बताइए कि मैं बोलती ही जा रही हूँ और आपको बोलने का मैं मौका नहीं दे रही हूँ बिल्कुल भी। आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तब तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक मैं आपको मौका ना दूं कि आप भी बोलें। तो यानी कि एज अ सिटीजन मेरे ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको भी आपका जो है राइट एक्सरसाइज करने दूं। कहने का मतलब यही है कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं हमें, वो फंडामेंटल राइट्स हम तब तक उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं अगर सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। यानी समाज में जो लोग रहते हैं अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि आपके पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हो? आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। इस सवाल का जो जवाब है ये भी पॉलिटिकल थ्योरी में हमको मिलता है कि किस तरीके से जो सिटीजन्स हैं आपस में व्हाट दे ओ टू ईच अदर। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे कई सवाल हैं जिनके हमें जवाब यहाँ से मिलते हैं, लेकिन प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कोई भी फाइनल आपको आंसर नहीं मिलेगा। अलग अलग नैरेटिव्स हैं, अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से सब आपको अपना व्यू बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। सो देयरफॉर व्हाट वी सी इज एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग रैशनल हैं, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग वी सी दैट वी आर रैशनल। सो दैट मीन्स दैट रीज़न है हमारे पास। आप खुद सोचिए, आप कोई भी डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में तो लॉजिक के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो, लॉजिक अप्लाई करते हो, कुछ रीजनिंग करोगे कि इसको ऐसा ही करना चाहिए तभी काम बनेगा, लॉजिक लगा के करते हैं। तो यानी ह्यूमन बीइंग्स अपने ज़्यादातर जो डिसीजंस हैं आज के टाइम पे, इनके पास में रीज़न होता है ह्यूमन बीइंग के पास में। एंड एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से यूनिक हैं हमारे पास में। देखिए एनिमल्स और ह्यूमंस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला तो कि वी हैव द कैपेसिटी, हम लैंग्वेज का यूज़ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरे स्पीसीज होंगे वो ऐसे नहीं कर सकते। हम अपने थॉट्स, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है तो क्या किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी इसी एस्पेक्ट पे इसी के चारों तरफ घूमती है। ये बेसिक जो क्वेश्चंस हैं हमारे उसको क्वेश्चन करती है, उसको एनालाइज करती है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हमें इसके अलावा देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हमें देखने को मिलती हैं जिस पे ये बहुत फोकस किया जाता है। लाइक वैल्यूज़ के हिसाब से इफ़ आई हैव टू से देन फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इस तरीके की जो वैल्यूज़ हैं उस पर बहुत फोकस किया जाता है, ठीक है। और पॉलिटिकल थ्योरी में फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी कैसे आएगी समाज में, जस्टिस कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा समाज में, इस पे सारी बात की जाती है। और आप खुद सोचिए, समाज में से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे स्कूल्स हैं, शॉप्स हैं, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, ठीक है। आप हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फॉलो करते हो। तो किस तरीके से जो हमारा समाज है, समाज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस इससे एसोसिएटेड हैं, इसको आंसर करती है पॉलिटिकल थ्योरी। तो अब ये तो समझ में आ चुका है कि पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली मोटा मोटा क्या है इसमें। अब बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को अलग से। देखिए जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, आपका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शनल, तो पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, तो ये इसका एक पार्ट है। तो यानी पॉलिटिकल साइंस में बहुत कुछ आता है। पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आएगा, इंटरनेशनल थ्योरीज आएंगी, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे, थिंकर्स आएंगे बहुत सारे। तो थिंकर्स का एक अलग से सेक्शन हो जाता है, थ्योरीज का अलग से सेक्शन हो जाता है, थॉट्स हैं, और फिर आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का अलग से एक सेक्शन हो गया। तो मतलब पॉलिटिकल साइंस इज एन अमालगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट सब फील्ड्स। पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि टॉपिक का नाम हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है इस चैप्टर का, पॉलिटिकल थ्योरी एक सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में। यानी ये सिर्फ एक पोर्शन है। स्पेशली अगर आप जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखोगे तो पॉलिटिकल थ्योरी के पार्ट में आपका टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि थ्योरीज ऑफ द स्टेट। लेट मी नोट इट डाउन फॉर यू, आपको ताकि समझ में आए कि इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है। एक तो स्टेट के ऊपर जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सेकंड इज पावर, ये भी पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी, ये भी। राइट्स, देन जस्टिस,
देन इक्वालिटी, ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, तो इनके अराउंड पॉलिटिकल थ्योरी हमारा सब्जेक्ट घूमता है। सो पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ स्टेट फ्रॉम द फिलोसफिकल एंड एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फिलोसफिकल को हम नॉर्मेटिव भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखिए, इसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव, यानी इसमें जो है हम वैल्यूज़, ये जस्टिस की, इक्वालिटी की, ये पढ़ेंगे। एंड एम्पेरिकल इज़ नथिंग बट प्रोसीजरल, यानी क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उस पर भी ध्यान देते हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डेमोक्रेसी में वैल्यूज़ आती हैं, डेमोक्रेसी की अपनी वैल्यूज़ हैं। वन वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, फ्रीडम। ठीक है, राइट टू, जैसे कि वोट हो गया, तो आप 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं तो आपके पास में फ्रीडम होता है, जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहें आप दे सकते हैं। तो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी के साथ में लिबर्टी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, ये वैल्यू इसके काफ़ी क्लोज आती है, यानी कि डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में है तो लिबर्टी होना वहाँ बहुत ज़रूरी है सिटीजन्स के लिए। एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि प्रोसीजर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल अबाउट एम्पेरिकल। प्रोसीजर पे ध्यान देने का क्या मतलब है? व्हेन आई से प्रोसीजर, इसका मतलब है कि इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है। ठीक है, वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ इंडिया, हम जो जनरल इलेक्शंस में इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो करते हैं वो है हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, राइट, FPTP। ये सिस्टम के थ्रू हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं। ऐसे ही प्रेसिडेंट के अगर हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। तो यानी प्रोसीजर क्या फॉलो किया जा रहा है, प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग नज़रिया देखा जाता है, एंड नॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैल्यूज़ जिस पे फोकस की जाती हैं वो एक अलग नज़रिया देखा जाता है। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट, यानी आप अलग अलग एस्पेक्ट से कवर करोगे पॉलिटिकल थ्योरी को, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से नहीं करना है। डिफरेंट स्कूल्स हैं, उनके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, डिफरेंट बातें हैं, उस हिसाब से आपको ये करना है। सो अ पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी रेफर्ड टू एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट। अब पॉलिटिकल थ्योरी में देखिए, कोई भी थिंकर है तो उसके थॉट्स का कॉम्बिनेशन, जो भी फिलोसफीज हैं, साइंस भी हो सकती है, आर्ट्स के पर्सपेक्टिव से, ये सारा कॉम्बाइन करके पॉलिटिकल थ्योरी बन जाता है। सो पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद how the present has come and on what assumptions it may stay in future, what it will lead। सिंपल सी बात है, देखिए ये क्वेश्चन करता है कि आज के टाइम पे ऐसा जो सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है, आज सपोज आज के टाइम पे इंडिया में डेमोक्रेसी है, राइट, तो ऐसा कैसे हुआ है। ठीक है, आज के टाइम पे हमारे पास RTI है, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, सिटीजन सेंट्रिक अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, ई-गवर्नेंस जैसी चीज़ें आ रही हैं। तो ये ऐसे कैसे आई हैं, कैसे इवॉल्व हुआ है, ये एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उससे डील करता है। साथ ही साथ कि क्या अज्यूम किया गया था, और फ्यूचर में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि क्या चीज़ बेहतर रहेगी, अभी के सिस्टम में क्या कमियां हैं, उसमें क्या सुधार लाए जा सकते हैं। सो पॉलिटिकल थ्योरीज इसी चीज़ पर डिबेट करती हैं, अलग अलग ओपिनियन को एग्जामिन करती है, सिस्टमैटिक मैनर में उनका मीनिंग समझने की कोशिश करती है, इस तरीके से उनको समझाने की कोशिश करेगी ताकि एक आम इंसान भी समझ पाए कि क्या क्या मल्टीपल नैरेटिव्स चल रही हैं। सो पॉलिटिकल थ्योरी में फोकस किया जाता है वैल्यूज़ के ऊपर, फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी है, जस्टिस है। साथ ही साथ फोकस किया जाता है कि जो पहले के थिंकर्स हैं, जैसे आपको पास्ट के, अगर मैं एंशियंट टाइम के थिंकर्स बताऊं आपको जो आपके सिलेबस में है, वो है प्लेटो एंड एरिस्टोटल। एंड प्लेटो एंड एरिस्टोटल के अलावा इनके एक प्लेटो के टीचर हैं सोक्रेटिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। देन मॉडर्न थिंकर्स में जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जिनको हम समझते हैं अच्छे से, वो है मैकियावेली, देन थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, ऐसे थिंकर्स हैं, हैना एरेंट, ये सभी थिंकर्स हमें कवर करने होते हैं। तो यानी कि पास्ट के थिंकर्स भी और आज का जो थिंकिंग है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो स्कॉलर्स हैं जैसे रॉबर्ट नॉजिक हो गए, जॉन रॉल्स हो गए, ये सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज भी पॉलिटिकल साइंस की जो फील्ड है उसमें फर्दर एवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। सो पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन करने की कोशिश करती है कि किस एक्सटेंट तक फ्रीडम एंड इक्वालिटी आज के टाइम पे प्रेजेंट है आज के इंस्टीट्यूशंस में। जैसे स्कूल हो गया, आपका कॉलेज आप जाते हो, ऑफिस जाते हो, किस हद तक फ्रीडम है, किस हद तक इक्वालिटी वहाँ पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज के एडमिशन्स में देखोगे, कॉलेज के एडमिशन्स में कुछ जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व की जाती हैं, रिजर्व्ड सीट्स होती हैं दैट आर रिजर्व फॉर SC ST कैंडिडेट्स। साथ ही साथ अभी आप देखोगे कि जैसे आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो तो EWS का भी रिसेंटली 10% रिजर्वेशन आया है, ठीक है। ऐसे ही जो OBC है कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी आप देखोगे कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है एंड इसमें एक क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस की गई है। उसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, उसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक और सीरीज आई विल बी स्टार्टिंग विद जिसमें हम करंट अफेयर्स बेसिकली पॉलिटी के स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। तो इस सब चीज़ों को एग्जामिन करती है पॉलिटिकल थ्योरी। इट टॉक्स अबाउट एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड मॉडिफाइंग पॉलिसी प्रैक्टिसेस टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक, यानी कि जो अभी प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कैसे, उनकी प्रैक्टिसेस जो अभी चल रही हैं, कोई लूप होल है तो उसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जा सके, इंक्लूसिव बनाया जा सके, डेवलपमेंट सभी लोगों के लिए लाई जा सके। सो पॉलिटिकल थ्योरी का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, बेसिक जो आइडिया है वो है टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक रैशनली, यानी सिटीजन्स को इस तरीके से ट्रेन करना कि सिटीजन्स जो भी डिसीजन लेंगे वो लॉजिक के बेसिस पे लेंगे, रैशनैलिटी के बेसिस पे लेंगे, या फिर मैं कह सकती हूँ रीजनिंग के बेस पे लेंगे। मतलब उसके पीछे कोई रीजन होगा तभी आप ऐसा डिसीजन लोगे। तो पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स देख लेते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपको पता है हम ज़्यादातर जो लोग होते हैं पॉलिटिक्स से हमेशा उनके दिमाग में ये पिक्चर बनती है कि जो नेता लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स की पिक्चर बनती है, या आप जब इलेक्शंस में कंटेस्ट करते हो जो लोग, वो पॉलिटिक्स की पिक्चर बनती है। फॉर एग्जांपल आप MP या MLA के लिए इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हो तो पॉलिटिक्स से इस तरीके की आपका इमेज बनेगा, या आप MP या MLA की कुर्सी पे हो, एक मिनिस्टर की कुर्सी पे हो तो आपको पॉलिटिक्स समझ में आती है, ठीक है, ऐसे समझते हो आप। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि पॉलिटिक्स को मैनिपुलेशन के साथ में एसोसिएट करते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब है अपना काम निकलवाना, पॉलिटिक्स का मतलब है कि अपने एम्बिशंस को कंप्लीट करना, जो आपको ज़रूरतें हैं कहीं ना कहीं से डर्टी पॉलिटिक्स जैसे बोला जाता है। पॉलिटिक्स से कुछ लोग स्कैम्स के साथ में इसको एसोसिएट करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे करप्शन होता है जैसे पॉलिटिशियंस के साथ में, हम आजकल तो ये नैरेटिव बन गया है कि पॉलिटिशियंस को करप्ट ही माना जाता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, थोड़ी पावर है, बड़े बड़े घर हैं तो भाई ये तो करप्ट हैं, इस तरीके से। तो हमेशा पॉलिटिक्स को इस तरीके से भी हम देखते हैं लिंक किया जाता है। सो इट इज़ नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल, ऐसा नहीं है कि जो आम इंसान है वही पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है या दे डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स। बिजनेसमैन आप देखोगे ये भी पॉलिटिशियन से मिले होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये भी ब्लेम करते हैं समटाइम्स पॉलिटिक्स को, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को ये फंड करते हैं। और कभी कुछ ऐसा होता है इनके साथ में, जैसे भी कोविड-19 के चलते ये जो कोरोना वायरस आया है तो MSME इंडस्ट्रीज, माइग्रेंट्स हो गए, सभी लोग क्या है पॉलिटिशियंस को जो है ब्लेम कर रहे हैं, सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम बिना पॉलिटिक्स के रह सकते हैं? पॉलिटिक्स को समझना देखिए बहुत ज़रूरी है, आप पॉलिटिक्स से दूर नहीं भाग सकते हो। तो महात्मा गांधी का भी यही कहना था कि पॉलिटिक्स हमको इस तरीके से जकड़ लेता है जैसे एक सांप होता है वो कॉइल्स की तरह, कुंडली ऐसे पूरा जकड़ लेता है ना जब, तो वैसे जकड़ लेता है और ऐसे जकड़ता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको उससे लड़ना पड़ता ही है, यू हैव टू रेसल विद इट। सो कोई भी सोसाइटी बिना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना नहीं रह सकती है और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है, यानी एक ऐसी सोसाइटी ही बेहतर सोसाइटी होती है जहाँ पर मिल करके लोग कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग करते हैं। कलेक्टिव करोगे तो इससे ये रहता है कि कोई भी ज़्यादा अपने हाथ में पावर नहीं लेगा,
तो वो करप्शन नहीं कर पाएगा, सभी लोगों की अकाउंटेबिलिटी रहेगी उसमें। सो टू फुलफिल नीड्स वी हैव फैमिली, हमारे पास फैमिली है, ट्राइब है, हमारी कम्युनिटी है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और हम उनकी ऑब्लिगेशंस को एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें गवर्नमेंट को भी एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार एक बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। सो गवर्नमेंट कैसे हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है, इकोनॉमिक पॉलिसी वाइज आप देखोगे, फॉरेन पॉलिसी बनाती है, ठीक है, एजुकेशनल पॉलिसी बनाती है। जैसे अभी कोविड-19 के चलते आप देखोगे कि स्कूल एंड कॉलेजेस बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बंद किए गए हैं, एग्ज़ाम्स कितने हैं जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, कुछ इनफैक्ट ऐसा भी किया गया है कि जो बच्चे थे उनको बिना पेपर के ही पास कर दिया गया है। ऐसे ही लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ों को लेकर के सरकार बहुत काम करती है, और ये सभी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि पॉलिटिक्स में हम एसोसिएशंस भी बनाते हैं, हम कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, नेगोशिएट करते हैं हम एक दूसरे के साथ में, गोल्स शेप करते हैं। इनफैक्ट हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कितने सारे लोग हैं, जैसे ट्विटर या फेसबुक पे आप देखोगे कि ये लोग जो हैं पार्टी सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है बीजेपी के हक में बोल रहे होते हैं कि बीजेपी ने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। देन एट द सेम टाइम कुछ कांग्रेस के सपोर्टर्स होते हैं जो हमेशा जो है बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते रहते हैं। साथ ही साथ हम अपनी डेली लाइफ में करप्शन पे सवाल उठाते हैं, रिजर्वेशन पे सवाल उठाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। सारा आज के इस चैप्टर में डिस्कस नहीं हो सकता है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा डेप्थ चाहिए इसके लिए, बट देन दिस इज़ आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि इस एक चैप्टर में मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलेट करवा पाऊँ पॉलिटिकल साइंस से। सो हम सभी के अलग अलग विजन्स हैं, ठीक है, हम सभी के लिए सही गलत हमारा अलग अलग है, ठीक है। हो सकता है कि जो आपको सही लगे वो आपके जो माता पिता हैं उनको सही ना लगे। तो पॉलिटिक्स में और कुछ नहीं है, बस मल्टीपल नेगोशिएशंस हैं, हम एक दूसरे के साथ में नेगोशिएट करते हैं और कलेक्टिवली मिल करके डिसीजन लेते हैं। सो पीपल एंगेज व्हेन दे नेगोशिएट। आप जब नेगोशिएट करते हो तो आप एंगेज करते हो, आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ताकि सोसाइटी को अच्छे से डेवलप किया जा सके, ताकि जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये सभी पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, यानी कि कुछ भी बुकिश नहीं लग रहा है अभी तक। एवरीथिंग यू कैन रिलेट विद वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। समाज में जो भी हो रहा है आप उससे आई एम श्योर रिलेट कर पा रहे हो। सो व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी? मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने बस बेसिक समझा, क्योंकि एनसीईआरटी देखिए ऐसे ही होता है, आपको थोड़ा सा इंटरेक्ट करवाएंगे एनसीईआरटी में, और फिर उसके बाद जो है थोड़ी बहुत मुद्दे की बात करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मुद्दे की बात ज़्यादा होगी, और जो आप रिलेट कर पाओगे अलग अलग इवेंट्स के साथ में, वो इवेंट्स हमारे बहुत छोटे हमें स्केल पे पढ़ने होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उस हर एक इवेंट को आप डिटेल में पढ़ें, उसको बस एज एन एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। सो व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी? हम पॉलिटिकल थ्योरी में मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो मूवमेंट्स आती हैं, सोशल मूवमेंट्स आती हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होती हैं, कैसे आती हैं। डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कौन सा मॉडल अप्लाई किया जा सकता है, क्या चेंजेस हैं, कैसे लाए जाएंगे, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, इनको स्टडी करते हैं। हम अलग अलग स्कॉलर्स को स्टडी करते हैं, जैसे कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, रूसो हैं, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को पढ़ते हैं अच्छे से। इसके अलावा 5th सेंचुरी BC में आप देखोगे प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, इन्होंने डिस्कस किया है उस टाइम पे कि क्या बेटर है, मोनार्की बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है। देखिए, सबसे पहली चीज़, प्लेटो जो हैं वो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। अभी प्लेटो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में, और एथेंस कहाँ था? एथेंस था ग्रीस में। तो प्लेटो के जन्म के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो के टाइम पे यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, लेकिन प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस, उनको इसी गवर्नमेंट ने पनिशमेंट दी थी, डेथ पनिशमेंट, बेसिकली डेथ पेनल्टी दी थी, जिसकी वजह से प्लेटो जो है डेमोक्रेसी को हेट करते थे।
तो प्लेटो ने इसीलिए मोनार्की को सपोर्ट किया। प्लेटो मोनार्की मतलब कि एक राजा का रूल होना चाहिए। प्लेटो का मानना था कि अगर एक दार्शनिक राजा मीन्स फिलोसोफर किंग, अगर एक ऐसा राजा जो फिलोसोफर हो साथ में, अगर वो रूल करता है तो वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन फिर हम देखते हैं प्लेटो के आगे स्टूडेंट आएंगे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक अलग विचार के साथ में कहते हैं कि मोनार्की को ये सपोर्ट नहीं करते हैं। एरिस्टोटल के अपने रीजन है पॉलिटी को सपोर्ट करने के। तो हम इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से, जब मैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल आपको अलग से एक सीरीज है उसमें अच्छे से पढ़ाऊंगी, वहां पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ रूसो है। फिर रूसो जो है वो फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, चाहते हैं। देखो रूसो का बेसिक आइडिया यही है कि आज के टाइम पे जो मैन है वो खुश नहीं है, तो मैन को कैसे खुश रखना है, ये बेसिक आइडिया है और उसी पे रूसो अपनी सारी थ्योरी देते हैं। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि देखो आज के टाइम पे इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रीडम के जैसे ही। तो यानी कि जो ऊंच नीच, जो गरीबी और अमीरी में इतना बड़ा गैप आ गया है, हमें उस गैप को दूर करने की ज़रूरत है, हमें इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है समाज में। इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे आगे। देन महात्मा गांधी स्वराज को सपोर्ट करते हैं। हिंदी बुक इन्होंने अपनी बुक लिखी है हिंद स्वराज। स्वराज का क्या मतलब होता है? स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नेंस। सो विल ऑल्सो स्टडी दिस। अंबेडकर का जैसे आइडिया है कि जो एससी कम्युनिटी है इनको माइनॉरिटी माना जाना चाहिए और इनके लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन वगैरह किया जाना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। सो पॉलिटिकल थ्योरी में अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं और इसी का बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये थिंकर्स हम कवर करेंगे। सो आर प्रीएम्बल ऑल्सो टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड इक्वालिटी। हमारे चैप्टर्स हैं राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्पेशली अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए देयर इज आर्टिकल नंबर 17 दैट इज गिवन कि किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी जो है प्रैक्टिस नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी हम समझेंगे। तो अगर थोड़ा सा ऑफिशियल डेफिनेशन की बात की जाए तो कैसे लिखेंगे हम इसे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है? पॉलिटिकल थ्योरी इज द थ्योरी that deals with the ideas and principles that shape the constitution, government and social life in a systematic manner. This is in a systematic manner. साथ ही साथ हम देखिए दूसरे आइडियाज भी पढ़ेंगे, जैसे गांधी के आइडियाज पढ़ेंगे जो आगे डीपीएसपी में डाले गए। जैसे एक आइडिया है गांधी का आर्टिकल नंबर 40 विच इज रिलेटेड टू पंचायत, और पंचायत से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट के चलते पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज को। साथ ही साथ पॉलिटिकल थ्योरी क्लैरिफाई करती है फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, एंड इस चीज़ पे भी ध्यान देती है कि रूल ऑफ लॉ किस तरीके से बेहतर है, व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू कैसा है, जुडिशियल रिव्यू के इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इन सभी सवालों पे खूब अलग अलग डिबेट होंगी। ऐसे ही रूसो और कार्ल मार्क्स हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं बट इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूसो की बात करूं तो आपने हिटलर का नाम सुना होगा जर्मनी में। हिटलर से बहुत ज़्यादा रूसो जो है इन्होंने इंस्पायर किया था हिटलर को। हिटलर इनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और हिटलर ने जब अपनी तानाशाही दैट इज डिक्टेटरशिप जब जर्मनी में आई थी हिटलर के अंडर में, फासिस्ट कंट्री बन गया था, तो रूसो के आइडियाज़ पे ही बेस्ड था। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने भी इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि बहुत फेमस नेम्स हैं जो हमको पढ़ने पड़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, जैसे लेनिन हो गए, माओ जेडोंग हो गए, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन पॉलिटिशियंस हैं जो इन्फ्लुएंस हुए कार्ल मार्क्स की किताबों से। देखिए इक्वालिटी, पॉलिटिकल थ्योरी बात करती है कि इक्वालिटी आज के टाइम पे पॉलिटिकल स्फीयर में तो एग्जिस्ट करती है। कैसे? देखिए हम सभी के पास में राइट टू वोट है, आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप चाहे कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी कम्युनिटी से या किसी भी रिलीजन से, लेकिन सभी के पास में राइट टू वोट प्रेजेंट है।
बट लेकिन इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर में क्या हम इक्वल हैं? उसमें इक्वालिटी नहीं है। हमारे समाज में ऊंच नीच बहुत है, स्पेशली इंडिया में, ठीक है। जैसे ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियास हो गए, इनको अपर कास्ट माना जाता है। देन देर आर वैश्यास, देन देर आर शूद्रास, ठीक है, लोअर कास्ट माना जाता है। तो ये ऊंच नीच अभी भी है, अभी भी इक्वालिटी नहीं आई है। ऐसी इकोनॉमिक स्फेयर में भी आप देखोगे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है। तो यानी वहाँ पर भी इक्वालिटी नहीं है। तो इंडिया में पॉलिटिकल इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कुछ प्रिविलेज लोग हैं, कुछ लोग प्रिविलेज नहीं हैं, ठीक है, बहुत ही पीछे बैकवर्ड हैं। देन कुछ अचीव हो जाते हैं गोल्स, कुछ नहीं हो पाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ग्रांट किया गया है, गारंटी दी गई है इसकी, एंड अलग अलग देखिए आज इंटरप्रिटेशन होता है, तो उस पर भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सुना होगा राइट टू लाइफ के बारे में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये आपका आर्टिकल नंबर 21 है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो इंटरप्रिटेशन दी है बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में दी है। इनफैक्ट इतना कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू प्राइवेसी, ये सभी चीज़ें इसके अंडर में ऐड की गई हैं। सो ये इंटरप्रिटेशन है, इट इज़ एवर एक्सपैंडिंग। राइट टू लाइफ को इस तरीके से इसमें राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड किया गया है। तो नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं, सोसाइटीज़ फेस करती रहती हैं, नए नए इंटरप्रिटेशन आते हैं उसकी वजह से, और पुराने जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको क्वेश्चन किया जाता है। साथ ही साथ इस चैप्टर में फिर डिस्कस किया गया है सोक्रेटिस के बारे में। तो सोक्रेटिस को माना जाता है, ग्रीस में एथेंस से ही बिलोंग करते हैं सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस को माना जाता है अपने समय का वाइजेस्ट मैन, सबसे बुद्धिमान पुरुष। ऐसा क्यों? क्योंकि सोक्रेटिस जो थे हर चीज़ को क्वेश्चन किया करते थे, हर चीज़ को जो भी बिलीफ्स थे सोसाइटी में, समाज में कोई ऐसा बिलीफ हो गया रिलीजन पॉलिटिक्स को लेकर के, हमेशा चैलेंज किया करते थे पॉपुलर बिलीफ्स को। फॉर एग्जाम्पल सती सिस्टम हो गया, जैसे सती सिस्टम को लेकर के राजा राम मोहन रॉय ने सवाल खड़े किए कि क्या ये सही है कि नहीं, और सती प्रथा फिर बाद में हटाई गई। तो सोक्रेटिस बिल्कुल वैसे ही थे। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो सोक्रेटिस को लगता था कि लॉजिकल नहीं है, उनको क्वेश्चन किया करते थे। अपने स्टूडेंट्स को सोक्रेटिस यही कहा करते थे कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो, ठीक है। सो फॉर दिस ही वॉज कंडेम टू दैट। इसी के लिए, इसी की वजह से हम देखते हैं कि इनको कैपिटल पनिशमेंट भी हुई। अब इसके पीछे के काफ़ी कारण थे, आज नहीं पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे इसको। लेकिन एथेंस के जो रूलर्स थे उन्होंने इनको कैपिटल पनिशमेंट दी, एंड ये पनिशमेंट इनको मिली थी 399 BCE में। उस टाइम पे इनको पनिशमेंट मिली, एंड उसके बाद जो है इनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो, वो एथेंस छोड़ करके चले गए थे, बिकॉज इनके टीचर को अगर पनिशमेंट मिली है तो प्लेटो को लगा कि मुझको भी पनिशमेंट मिलेगी। खैर, लेकिन फिर प्लेटो ने सोक्रेटिस के लाइफ और इनके आइडियाज़ को लेकर के काफ़ी लिखा है। अच्छा, प्लेटो की एक बुक है जिसका नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए, दैट इज़ द रिपब्लिक। इनफैक्ट इस बुक में इन्होंने सोक्रेटिस अपने टीचर का ही कैरेक्टर बना करके इनको दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशन कराया है, डायलॉग कराया है, स्पेशली सेफेलस के साथ में। सेफेलस और उनके जो दोस्त हैं, और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज़ जस्टिस। सो ये यही मानते हैं। इनके देखिए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थे कि सच बोलना ही जस्टिस है, एक किसी से उधार लिया है तो उसको चुकाना जस्टिस है, अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन क्या ये करेक्ट डेफिनेशन है जस्टिस की? ये करेक्ट नहीं है। इसीलिए जब ये डायलॉग होगा तो हम देखेंगे कि ये लोग कहेंगे कि प्लेटो खुद कहेंगे कि जैसे सेफेलस और उनके दोस्तों ने ये कहा था कि जस्टिस है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है उसके साथ में अच्छे रहो, और कोई अगर आपका एनिमी है तो उसको हमेशा नुकसान पहुंचाओ, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन प्लेटो का आर्ग्यूमेंट ये था कि आप सही नहीं हो, आपको क्या पता कि आपका कौन फ्रेंड है और कौन दुश्मन है। हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है वो दुश्मन के ही भेस में आप उसको दुश्मन मानते हो, लेकिन वो है आपका फ्रेंड। लेकिन हो सकता है जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो वही आपका दुश्मन निकले, वही आपकी प्रोग्रेस ना चाहे। तो
हाउ कैन यू से दैट ही इज़ योर फ्रेंड और ही इज़ योर एनिमी। इसीलिए प्लेटो इन सभी तथ्यों के आधार पे कहते हैं कि जस्टिस इज बी गुड टू ऑल, सभी के साथ में अच्छे रहो, दैट इज जस्टिस। खैर, अब प्रैक्टिस की बात करें, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर पॉलिटिकल थ्योरी को एसोसिएट करने की कोशिश करें तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका मतलब है, ठीक है, आज कैसे मैटर करता है, पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई, क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। जैसे मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स की एक डेफिनेशन है ट्राइंगल की, सर्कल की एक डेफिनेशन है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग डेफिनेशंस है, अलग अलग स्कूल्स ने अलग अलग बातें कही हैं, तो आपको कोई भी फाइनलिटी नहीं मिलेगी यहाँ पर, कुछ भी फाइनल नहीं है यहाँ पर। ह्यूमंस के अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंगली उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे इक्वालिटी का जो मतलब है वो डिपेंड कर सकता है कि हम किससे पूछ रहे हैं, उसका क्या परसेप्शन है, तो बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इक्वालिटी के। आपको लगता है कि इक्वालिटी का मतलब है एब्सोल्यूट इक्वालिटी, कि जो भी आप कमाओ वो सब में इक्वल बटे। किसी के लिए इक्वालिटी का मतलब हो सकता है कि क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, और जो लेज़ी है, जो मेहनत भी नहीं करता है, सारा दिन सोता रहता है, उसको मेरा पैसा क्यों मिले, ये इक्वालिटी नहीं है। तो मतलब अलग अलग टाइप की इक्वालिटीज़ आती हैं जो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ एब्सोल्यूट इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे। देन एरिस्टोटल एक इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं विच इज़ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, इसको भी आगे पढ़ेंगे। सो विल ट्राई टू क्लैरिफाई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में कि कैसे समझे जाते हैं, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्या इक्वालिटी इनफ है, क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लोगों के लिए होना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, रिजर्वेशन जॉब्स में है, रिजर्वेशन लोकसभा में है, लेजिस्लेटिव असेंबली में है, एंड प्रमोशंस में भी अब रिजर्वेशन आ चुका है, ठीक है। इनफैक्ट डिसेबल्ड लोगों के लिए भी रिजर्वेशन है 3%। तो इस सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो हाउ लॉन्ग सच ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, और अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो किस लेवल तक प्रोवाइड करना है। जैसे कि इसका आंसर हम पढ़ेंगे अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग हमें कब तक ये इक्वालिटी, मतलब इस तरीके से रिजर्वेशन फॉलो करना होगा। अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, जब तक सोसाइटी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आ जाती है तब तक के लिए रिजर्वेशन फॉलो किया जाए। तो जो स्कूल्स में आज के टाइम पे मिड डे मील्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्या उसको एनकरेज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ही मतलब बेसिक से बेसिक सवाल और मुश्किल से मुश्किल सवाल हमें पॉलिटिकल थ्योरी, आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं एक समाज को स्ट्रांग बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए स्टेट की क्यों ज़रूरत है, इन सभी मुद्दों पे बात करती है। हमें क्यों पढ़नी चाहिए, बिकॉज आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हो, ठीक है, IAS बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, आप पॉलिसीज़ बनाओगे, तो आप पॉलिसीज़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना बेसिक मुद्दे इसके। एंड ऑल्सो पॉलिटिकल थ्योरी लॉ कर रहे हो तो लॉयर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, लॉज कौन से सही हैं कि नहीं, ये जानने के लिए भी पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी के लिए पॉलिटिकल थ्योरी रेलेवेंट है। एक आम इंसान के लिए भी उसको समझ में आएगा बेसिक मुद्दे कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। एट द सेम टाइम टू वोट एंड डिसाइड अदर इश्यूज, टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या चीज़ कौन से इश्यूज पे कैसे डिसाइड किया जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो पॉलिटिकल थ्योरी से मिलेगी। बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो कैसे डिसाइड करोगे। दूसरा, कुछ बच्चों का सवाल ये भी पूछते हैं बच्चे कि फ्रीडम एंड लिबर्टी में क्या डिफरेंस है। आगे इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये याद रखिए कि लिबर्टी वर्ड जो है वो लिबरल्स यूज करते हैं, ठीक है, एंड फ्रीडम वर्ड कार्ल मार्क्स यूज करते हैं, मार्क्सिस्ट यूज करते हैं। अब इसका मतलब सेम है, लेकिन जिस तरीके से यूज किया जाता है वो अलग है, ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे। पॉइंट इज कि हम ना
ये चीज़ समझेंगे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म का जो हम बातें करते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ नहीं है, काल्पनिक नहीं है, इमेजिनेटिव नहीं है, हमारी लाइफ्स में डेली की चीज़ें हैं ये, ठीक है। हमें फ्रीडम मिल रहा है, जैसे आई हैव दिस फ्रीडम कि मैं ये लेसन अपलोड करके डाल सकती हूँ आपके लिए, आपके पास फ्रीडम है अभी कि आप यूट्यूब पे इसको जा करके देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डेली बेसिस की ज़रूरतों को ये पूरी करता है। सो वी डेवलप प्रेजुडाइज फॉर पीपल। देखिए आज के टाइम पे जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा होता था, अब तो फिर भी एजुकेशन के थ्रू काफ़ी कम हुआ है। सो व्हाट वी सी इज़ कि लोग जो हैं अलग अलग लोगों को लेकर के डिसलाइक अपनी बना लेते हैं कि ये दूसरी कास्ट का है, दूसरे रिलीजन का है या दूसरे जेंडर का है, तो उनको बहुत ही डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। आपका अपना ओपिनियन है, क्या सही है क्या गलत है, क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता उसके पीछे का रीज़न कि ऐसा क्यों है। रीजनेबिलिटी भी नहीं करते हैं लोग। जो लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनसे अगर आप पूछोगे कि व्हाट इज़ द रीज़न, तो रीज़न के बारे में नहीं सोचते, सिंपली दे थिंक अबाउट दैट। तो बेसिक आइडियाज़ पता होने चाहिए, इसीलिए हमें पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत ज़रूरत है। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमको एक्सपोज करती है एक सिस्टमैटिक थिंकिंग के थ्रू, हमें मजबूर करती है कि हम सोचें जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, अपने ओपिनियंस को अच्छे से फॉर्म करें, डेवलप करें, इन्फॉर्म करें अपने आप को, ताकि हम अपने कॉमन इंटरेस्ट पे काम कर सकें एज अ सिटीजन। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में, अगला जो सीरीज़ में आएगा उसमें हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।